बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम कमर मारता है और आप इस वक्त मेरा व्लॉग देख रहे हैं। 16 दिसंबर ये तारीख जब भी आती है पाकिस्तान के दो अहम वाक़यात की याद दिलाती है। 16 दिसंबर 2014 सानिया APS पिशावर। 16 दिसंबर 1971 सानिया सकूत ढाका। नाज़रीन, ये दोनों वाक़यात जो हैं ये पाकिस्तानी तारीख में एक अच्छे गहरे असर छोड़ कर गए हैं। और इन दोनों वाक़यात के पीछे मुहर्रकात क्या थे और इनके बाद पाकिस्तान के सियासतदानों ने या हमने इस तारीख से क्या सबक सीखा है। नाज़रीन, 2014 16 अक्टूबर को जो पाकिस्तान पर हमला होता है, इस जैसा हमला आज तक उससे पहले भी नहीं हुआ, उसके बाद भी नहीं होगा, क्योंकि ये जितना बड़ा दहशतगर्दी का हमला था और इसमें स्कूल के मासूम बच्चों को निशाना बनाया गया। नाज़रीन, ये दिन जब भी याद आता है, APS पे एक क़यामत सुगरा थी उस वक्त। नाज़रीन, दिल खून के आंसू होता है। इमेजिन करें कि आपके बच्चे स्कूल गए हुए हों और आपको पता हो कि अब उन्होंने 2 बजे वापस आ जाना है, लेकिन स्कूल ऑफ होने के बाद वो वापस ना आए। तो नाज़रीन, एक वालिदैन के लिए ये दिन जितना गमज़दा था वो आज तक नहीं हुआ। नाज़रीन, इस 16 दिसंबर 2014 के बाद तमाम सियासी जमातें और हमारे मुल्क के सिक्योरिटी इदारों ने एक नेशनल एक्शन प्लान मुरतब किया था, जिसके तहत ये बताया गया था और इस चीज़ पे इत्तफाक़ राय हुई थी कि अब मुल्क में दहशतगर्दी नहीं रहने देनी और तमाम सियासी जमातों ने मिलकर इस पे अमल दरामद करना है, वो चाहे किसी की भी हुकूमत आए। नाज़रीन, इस वाक़े के बाद होना तो ये चाहिए था कि हमारे मुल्क से दहशतगर्दी का नामो निशान ख़त्म हो जाना चाहिए था और अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी हद तक उसमें बेहतर भी किया। काफ़ी हद तक दहशतगर्दी के वाक़यात कम हुए, लेकिन कुछ अरसे के बाद अब फिर से KPK में दहशतगर्दी के वाक़यात होना शुरू हो गए हैं। दहशतगर्द अपने ठिकाने बनाना शुरू हो गए हैं। तो नाज़रीन, अभी फिर भी हमें इस अमल की ज़रूरत है कि खुदारा किसी भी ऐसे वाक़े से पहले जहाँ 150 बच्चों की लाशें गिरी हों और उसके बाद हमें होश आए, हमें अभी से इसके बारे में सोचना चाहिए और इस दहशतगर्दी को अभी से ख़त्म कर देना चाहिए, ताकि आगे कोई ऐसा वाक़या बड़ा रूनुमा ना हो। 16 दिसंबर 1971 को नाज़रीन, उस वक्त के अगर मुहर्रकात देखे जाएँ कि ये दिन हमें क्यों देखना पड़ा, तो उसमें सबसे बड़ी जो एक वजह बनती है वो ये बनती है कि उस वक्त की मकबूल तरीन जमात जो थी उसको हुकूमत नहीं बनाने दी गई थी और वहीं से इन वाक़यात ने जन्म लेना शुरू किया था। उस वक्त हुकूमत बनाने के लिए 151 जो सीट्स हैं वो दरकार थी। 167 सीट्स शेख मुजीबुर रहमान साहब ने जीती थी और 86 सीट्स जो हैं वो पीपल्स पार्टी ने जीती थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जीती थी। और मुजीबुर रहमान साहब की हुकूमत को बनाने में रुकावट डाली गई, बार बार रुकावट डाली गई, जमहूरियत का गला घोंटा गया, जिसके रिएक्शन में यहाँ तक नौबत आ गई कि 16 दिसंबर 1971 को हमें ये मुल्क 2 हिस्सों में तकसीम हुआ और हमें ये दिन देखना पड़ा। नाज़रीन, 16 दिसंबर 1971 को अगर हम 16 दिसंबर 2022 से कंपेयर करें तो तकरीबन अब भी हालात वैसे के वैसे ही हैं कि क्या 16 दिसंबर 1971 में जो हुआ था उसके बाद अगर 16 दिसंबर 2022 आने के बाद भी हम उसी चौराहे पे खड़े हैं, उसी दोराहे पे खड़े हैं। हमारे मुल्क की सिचुएशन वैसे की वैसे ही है, क्योंकि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात जो है वो हुकूमत से बाहर है, बल्कि असम्बलियों से ही बाहर है, जिसकी 2 बड़े सूबों में GB आज़ाद कश्मीर हुकूमत है, वो इस वक्त हुकूमत से बाहर है और वो हुकूमत इस वक्त जो सबसे बड़ी डिमांड कर रही है उसको पसे पुष्ट डाला जा रहा है, उसको सीरियस नहीं लिया जा रहा। क्या हमारा मुल्क अब दोबारा से किसी ऐसे खुदा न खास्ता किसी भी ऐसे वाक़े का मुतम्मल हो सकता है? हरगिज़ नहीं। अब ना तो वो मामलात रहे हैं, ना वो हालात रहे हैं। अल्लाह ना करे हमारे मुल्क के साथ कभी भी कोई ऐसा वाक़या पेश आए जो हमें 16 दिसंबर 2014 या 16 दिसंबर 1971 के साथ हमें उस दिन को मुंसलिक करना पड़े। तो हमारी तमाम सियासी जमातों के साथ यही गुजारिश है, अर्ज़ है कि खुदारा मिल बैठ के मामलात को हल कर लें और कोई ऐसा जमहूरी रास्ता निकाल लें जिससे ये मुल्क जो है बेहतरी की तरफ चल पड़े। नाज़रीन, कल 17 दिसंबर है और कल एक बहुत बड़ा जलसा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कॉल किया हुआ है लिबर्टी चौक में। खान साहब वीडियो लिंक के ज़रिए ज़मान पाक से ख़िताब फरमाएंगे और वीडियो लिंक के ज़रिए जो ख़िताब फरमाएंगे वो मुल्क के तमाम बड़े शहरों में लाइव देखा जाएगा और बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो
तंजीमी ढांचे हैं वो तैयारी कर रहे हैं। और इस 17 दिसंबर के जलसे में होने क्या जा रहा है सबको पता है। खान साहब ने KP के असम्बली और पंजाब असम्बली जो है वो तहलील करनी है, और खान साहब ने उस असम्बली को तहलील करने की जो एग्जैक्ट तारीख है वो देनी है। नाज़रीन, खान साहब तारीख क्या देंगे या क्या डेट हो सकती है, क्या असम्बली तोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे, वो तो अब सिर्फ इमरान खान साहब ही जानते हैं, क्योंकि PTI के जितनी भी ज़राए हैं उनके पास ये बिल्कुल भी कोई खबर नहीं है। उनके पास किसी लीडर के पास ये खबर नहीं है कि खान साहब ने क्या तारीख देने हैं, क्या तारीख देनी है। सिर्फ क्या सराइयाँ ही हैं और सिर्फ अंदाजे ही हैं, तजिए ही हैं कि खान साहब क्या तारीख दे सकते हैं। एक 23 तारीख सामने आ रही है, दूसरी 27 तारीख सामने आ रही है। अगर खान साहब असम्बलियाँ तोड़ेंगे तो ये दोनों तारीखें जो हैं इन में असम्बलियाँ तोड़ेंगे, क्योंकि इससे लेट अगर करेंगे तो फिर मेरा ख्याल है ये फरवरी या मार्च में चले जाएंगे, ताकि फिर उसके बाद इलेक्शन हो। अगर असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं, खान साहब ने वैसे हर वक्त मुश्किल फैसले किए हैं। वो चाहे KP की हुकूमत में जब उनके MPs बिक गए थे सेनेट के इलेक्शन में, तो उसमें खान साहब ने एक बड़ा फैसला किया था और 20 अपने MPs को पार्टी से निकाल दिया था। उसके बाद बड़े बड़े फैसले खान साहब ने ऐसे किए जिनकी तवक्को नहीं की जा सकती। अब भी बड़े बड़े तजियाकार और हुकूमती लेवल पे जो भी लोग बैठे हुए हैं वो यही तजिए कर रहे हैं, यही अंदाज़ा लगा रहे हैं कि खान साहब जो है वो असम्बलियाँ तहलील नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी नज़र में ये है कि खान साहब जो है वो बुज़दिली का मुजाहरा कर रहे हैं। उनको इस वक्त ये खौफ है, और उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो भी यही बातें करते आ रहे हैं कि खान साहब इसलिए असम्बलियाँ तहलील नहीं करेंगे, क्योंकि जब दोनों सूबों में उनकी हुकूमत नहीं रहेगी तो हुकूमत के लिए ये इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए ये आसान हो जाएगा कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए और उन पर केसेस कर दिए जाएँ। मैं उनको ये बताता चलूँ कि अप्रैल 2022 से लेकर अब तक खान साहब जो है सिर्फ अभी जो लॉन्ग मार्च दूसरा किया था उसको खान साहब पंजाब में आए हैं। उससे पहले तक खान साहब इस्लामाबाद में ही थे और रोज़ाना जलसे कर रहे थे, रोज़ाना इस्लामाबाद आ रहे थे। अगर हुकूमत में इतनी दलेरी होती या इतनी बहादुरी होती या हुकूमत इतने ही उनको गिरफ्तार करना चाहती तो कर लेती। और खान साहब अगर डरने वाले होते तो खान साहब जब भी तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई थी, खान साहब की हुकूमत गई थी और दर्जनों केसेस बन रहे थे खान साहब पे, तो खान साहब तभी किसी सूबे में जाके बैठ सकते। अगर खान साहब उस वक्त किसी सूबे में नहीं बैठे तो अब भी खान साहब को कहीं भी बैठने की जरूरत नहीं है। खान साहब अगर ये असम्बलियाँ तहलील कर भी देते हैं तो मेरा ख्याल है इम्पोर्टेड हुकूमत की इतनी जरूरत ही नहीं होगी कि वो खान साहब को गिरफ्तार कर सके, और ना ही कोई ऐसी वजह है कि वो खान साहब को इस तरह गिरफ्तार करेंगे। अब आते हैं, अगर असम्बलियाँ तहलील होती हैं तो क्या मुश्किलात आ सकती हैं इम्पोर्टेड हुकूमत को। इम्पोर्टेड हुकूमत को मुश्किलात ये आ सकती हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि इस वक्त जो हवा चल रही है, जो ग्राफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, वो आपको पता है कि आसमानों पर है, मकबूलियत बेतहाशा है। और अगर इलेक्शन 23 मार्च रमज़ान से पहले पहले हो जाते हैं और पंजाब में वाज़ेह तौर पर बढ़तरी जो है वो सबको पता है, सब सर्वेज भी यही कह रहे हैं और सब के अंदाजे भी यही हैं, तमाम रिपोर्ट्स भी यही आ रही हैं कि इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 मेजोरिटी से पंजाब में हुकूमत बना लेती है। नाज़रीन, इमेजिन करें अगर पंजाब में 2/3 मेजोरिटी से हुकूमत बन जाती, KPK में ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा होगा कि KPK में किसी पार्टी की लगातार तीसरी बार हुकूमत आएगी, और हालात यही बता रहे हैं कि KPK में भी खान साहब की ही हुकूमत आएगी। अगर इन दो सूबों में खान साहब की हुकूमत आ जाती है, जो कि 70% हिस्सा बनता है पाकिस्तान का, इलेक्शन के बाद इन दोनों सूबों में खान साहब की हुकूमत आ जाती है और MPs जो हैं, आपको पता है, जो भी लोकल पॉलिटिक्स को जानता है, पंजाब की पॉलिटिक्स को खासकर जानता है, उनको पता है कि आवाम का जो डायरेक्ट रब्ता होता है वो MNAs से कम और MPs से ज़्यादा होता है। और MPs का रुझान फिर ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ होगा, क्योंकि MPs जो है वो जीते हुए होंगे और हुकूमत भी उनकी होगी, कोई निगरान सेटअप भी नहीं होगा, किसी किस्म की कोई धांधली भी नहीं कर सकेगी कोई इम्पोर्टेड हुकूमत। लिहाजा खान साहब अगर असम्बलियाँ तहलील करते हैं तो सारी गेम जो है वो खान साहब के हाथ में है। इम्पोर्टेड हुकूमत उनको गिरफ्तार भी नहीं कर सकती, उनको नाअहल भी नहीं कर सकती। ये जो खबरें चलाई जा रही हैं बार बार कि उनको फलां केस में नाअहल कर देंगे, उनको फलां केस में नाअहल कर देंगे, अगर ऐसा ही होता तो अब तक का हो चुका होता। ये खान साहब को जो धमकी आमेज पैगाम मिल रहे हैं ताकि खान साहब असम्बलियाँ ना तोड़ें, तो इतलात तो यही हैं कि खान साहब असम्बलियाँ तहलील करने जा रहे हैं और वो हर हाल में असम्बलियाँ तहलील करके ही दम लेंगे और मुल्क को जो है वो इलेक्शन की तरफ ज़रूर लेके जाएंगे। अब इम्पोर्टेड हुकूमत पे ही ये सारा मुनसर है कि उन्होंने बार बार मरना है या एक ही बार मरना है। पंजाब और KPK में जब हुकूमतें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी तो तब MPs के पास फंड भी होंगे, क्योंकि ऑलरेडी 5 से 6 माह गुजर चुके होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने तरक्याती काम भी जो है वो स्टार्ट कर चुकी होगी और उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ेगा, जो कि नून लीग के लिए खासा परेशानी का बायस बन सकता है।
نون لیگ نے جو معیشت کا حال اس وقت کر دیا ہوا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، اسی لیے تو وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ اب ان کے وزراء جو ہیں وہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے ہیں۔ مفتاح اسماعیل اور اسحاق ڈار صاحب کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ جس طرح ایک دوسرے پہ معیشت تباہ کرنے کی ذمہ داری ڈال رہے ہیں، تو اس سے ایک بات تو یہ واضح ہوتی ہے کہ بیڑا تو غرق کر دیا انہوں نے ملک کا۔ دیکھیں، اگر آپ کا مخالف سیاستدان یہ بات کر رہا ہو، میڈیا یہ بات کر رہا ہو، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے خلاف کوئی بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہوں، لیکن اگر آپ کے اپنے ہی لوگ، اور دونوں وہ لوگ جو وزارت خزانہ میں ایک رہا ہو اور ایک ابدا وزیر خزانہ ہے، اگر وہ دونوں ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں تو وہ ضرور کوئی حقائق کی بنیاد پر ہی الزامات لگا رہے ہیں۔ تو ناظرین، اس کا تو پھر واضح سا پیغام یہی ہوا کہ نون لیگ نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہوئے ہیں کہ ہم نے جو کرنا تھا ہم نے کر دیا ہے، اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، کیونکہ اس ملک کی جو معیشت کا حال کر دیا ہوا ہے، عام آدمی کے لیے اب زندگی بسر کرنا بہت مشکل ہو گیا۔ عام آدمی جو ہے وہ دو وقت کی روٹی کے لیے جو ہے وہ بہت پریشان ہے، بہت حالات مشکل کر دی ہوئے اس حکومت نے۔ اس کے بعد بلاول بھٹو صاحب نے امریکہ میں ایک بہت اہم بیان دیا ہے مصدق ملک کے خلاف۔ مصدق ملک صاحب نے 5 دسمبر کو یہ اعلان کیا تھا، وہ ایک بہت بڑی پریس کانفرنس بھی کی تھی کہ ہم روس سے سستے نرخوں میں تیل لینے جا رہے ہیں، گندم بھی شاید درآمد کرنے جا رہے ہیں، لیکن بلاول بھٹو صاحب نے اس کا ایسے بانڈا پھوڑا ہے کہ اب حکومت کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے وہ لالی پاپ دیا تھا یا یہ دیا تھا۔ مطلب میڈیا بھی یہی کہہ رہا ہے اور یہی رپورٹیں آ رہی ہیں کہ اب بلاول بھٹو کی مانیں یا مصدق ملک کی مانیں۔ مطلب ایک کہتا ہے کہ ہم نے پاکستانی عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے روس سے سستے تیل کا معاہدہ کر لیا ہے، اور دوسرا کہتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو کچھ کرنے بھی نہیں جا رہے۔ یہ شاید بلاول بھٹو کو امریکہ نے جو دھمکی لگائی ہے یہ اسی کے آگے لیٹ گئے ہیں، کیونکہ لیٹنا ان کی فطرت میں ہے۔ بہادری تو ہے نہیں، جی تو سکتے نہیں، اور ہمارا ملک کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے ملک کا وہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے فیصلے خود مختاری سے کرنے چاہیے۔ اگر پی ڈی ایم حکومت نے اگر کوئی ایسا معاہدہ کر لیا ہے روس کے ساتھ تو خدا را اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے ان کو۔ اگر پاکستان کے لیے کچھ بہتر ہو رہا ہے تو عوام بھی آپ کے پیچھے کھڑی ہے، آپ کو یہ سٹینڈ لینا چاہیے اور آپ کو امریکہ کو بتانا چاہیے کہ ہم نے اپنی عوام کے لیے جو بہتر ہوا وہ فیصلہ کریں گے۔ اور اگر یہ فیصلہ ہو گیا ہوا ہے کہ ہم کوئی تیل اور گندم جو ہے وہ روس سے خریدنے جا رہے ہیں تو اس کو کنٹینیو رکھا جائے تاکہ ملک کے لیے بہتر ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔